मेरी उम्र 20 साल थी। घर में पैसे की तंगी के चलते मैं गीता देवी के घर पर काम करने लगी। मैं बड़ी मेहनत से उनके घर का सारा काम करती थी। उनके घर में जितने लोग उतनी ही फरमाइश। सुबह से ही मेरे नाम आदेशों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। फिर भी मैं खुशी खुशी सबकी फरमाइश पूरी कर देती थी। मैंने भी जैसे अपने 2 पैरों में 10 पहिए लगा रखे हो, मेरी सेवा से घर का हर सदस्य संतुष्ट था। गीता देवी का परिवार मेरी सेवा और ईमानदारी को स्वीकार भी करता था। मैं थी भी ऐसी ही, दूध सा गोरा और कमल सा चिकना बदन, कचरारे नैन, रसीले होठ, पतली कमर, काली नागिन जैसे काले लंबे बाल और ऊपर से खनकती हुई आवाज। मेरी खूबसूरती मेरे किसी फिल्म की हीरोइन होने का एहसास कराती थी। घर की मालकिन गीता देवी की बेटी रचना जो मेरी हम उम्र थी, उसके पुराने मगर मॉडर्न डिजाइन के कपड़े जब मैं पहन लेती थी तो मेरी खूबसूरती में और भी निखार आ जाता था। गीता देवी का बेटा अजय तो मुझ पर लड्डू था, हमेशा मेरे आसपास डोलते रहने की कोशिश करता रहता था। मैं भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब तक हम दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे से जाहिर नहीं की थी। घर के दूसरे कामों के अलावा गीता देवी की बूढ़ी सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर ही थी। दरअसल गीता देवी एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी, उन्हें सुबह के 8 बजे तक घर छोड़ देना पड़ता था। बड़ा बेटा अजय और बेटी रचना दोनों सुबह 9 बजे तक अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते थे। गीता देवी के पति रमन जी का खुद का बिजनेस था, उनके मिलने वालों के चाय नाश्ते का इंतजाम भी मुझको ही देखना पड़ता था। मैं सुबह के 7 बजते बजते उनके फ्लैट पर पहुंच जाती थी। पूरे 10 घंटे लगातार काम करने के बाद शाम के 6 बजे तक ही मैं अपने घर लौट पाती थी। एक दिन मैं गीता देवी के घर पर अकेली थी, बूढ़ी अम्मा भी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। घर का काम निपटा कर थोड़ा सुस्ताने के लिए मैं जैसे ही बैठी दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अजय खड़ा था। घर में और कोई नहीं है क्या? अजय ने अंदर आते हुए पूछा। नहीं, मैंने छोटा सा जवाब दिया। कमरे में खुद के अलावा अजय की मौजूदगी ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। मैं अपनी नजरें चुरा रही थी, उधर अजय का दिमाग मुझको अकेला पाकर बहकने लगा था। अजय ने अपने कमरे में जाते हुए मुझको एक गिलास पानी देने के लिए आवाज लगाई। मैं पानी लेकर कमरे में पहुंची। अजय ने मुझे गिलास मेज पर रख देने का इशारा किया। गिलास रखकर जब मैं लौटने लगी तो अजय ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक तो लड़की की गदरा देह, मुश्किल से मिली तन्हाई और मालिक होने का रोब। अजय पूरी तरह अपने अंदर के हैवान के आगे मजबूर हो चुका था। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं बुरी तरह डरी हुई थी। वही जो तुम चाहती हो, तुम्हें तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था, किन कंगाल के घर पैदा हो गई तुम। कोई बात नहीं, तुम तो किसी बड़े घर की बहू बनने के लायक हो मेरी जान। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर अजय ने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे जिस्म पर सवार होने लगा। मुझ पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए अजय बड़ी बेशर्मी से बोला, पहले अपनी जवानी का मजा चखाओ, फिर मैं तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाता हूँ। लेकिन शादी के पहले ये सब करना पाप होता है, मैं गिड़गिड़ाते हुए बोली। पाप पुण्य का हिसाब बाद में समझाना बेवकूफ लड़की, पहले मैं जो चाहता हूँ वह करने दे। अजय वासना की आग में पूरी तरह दहक रहा था। इसके आगे वह कोई हरकत करता घर का दरवाजा खटखटाकर खुला। सामने गीता देवी खड़ी थी। अपनी मां को देख अजय पहले तो डरा, फिर पतरा बदलकर पलंग से उतर गया। मैं भी उठ खड़ी हुई। ये सब क्या हो रहा है? गीता देवी चीखते हुए बोली। देखिए ना मम्मी, कैसी बदचलन लड़की को आपने घर में नौकरी दे रखी है। अकेला देखकर इसने मुझे जबरन बिस्तर पर खींच लिया। यह इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। अजय ने एक ही सांस में अपना कसूर मेरे सिर पर मार दिया। नहीं मालकिन नहीं, ये सच नहीं है, कहते हुए मैं रो पड़ी। देख रही है मम्मी कितनी ढीठ है ये लड़की, ये कब से मुझ पर डोरे डाल रही है।
आज मुझे अकेला पाकर अपनी असलियत पर उतर ही आए, अजय सफाई देता हुआ बोला। मैं खूब जानती हूँ इन छोटे लोगों को अपनी औकात दिखा ही देते हैं। अब मैं इसे काम पर नहीं रख सकती, गीता देवी मुझ पर आंखें रते हुए बोली। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, हम लोग भूखे मर जाएंगे, मैं बोली। भूखे क्यों मरोगे, अपनी टकसाल लेकर बाजार में बैठ जाओ, अपनी भूख के साथ साथ दूसरों की भी भूख मिटाओ। घरों में झाड़ू पोछा करके कितना कमाओगी, चलो निकलो अभी मेरे घर से। मेरे बेटे पर लाछन लगाती है, गीता देवी बेरुखी से बोली। मैं हैरान सी सब कुछ सुनती देखती रही, मेरा सिर चकराने लगा। कुछ देर में जाकर मैं संभली और बिना उनकी तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। घर आकर मैंने रोते रोते सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाई। मेरी माँ हैरान रह गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सच है कि मैं मन ही मन अजय बाबू को चाहने लगी थी, पर इन सब बातों के लिए कभी तैयार नहीं थी। वो तो इन वक्त पर मालकिन आ गई और मैं बर्बाद होने से बच गई। मुझे माफ कर दो माँ। मैं रोने लगी। माँ ने मुझको खींचकर गले से लगा लिया। मैं काफी देर तक माँ से लिपटकर रोती रही। रो लेने के बाद मेरा जी हल्का हो गया। मैं लुटते लुटते बची थी, इसके लिए मैं मन ही मन गीता देवी को धन्यवाद भी दे रही थी। ऐन वक्त पर उनका आ धमकना मेरे लिए वरदान साबित हुआ था। मुझको अब अपने सपनों के टूट जाने का कोई गम नहीं था। मेरे सपनों का राजकुमार तो अंदर से बड़ा ही बदसूरत निकला था। महीने की पगार की आश टूट गई तो क्या हुआ, इज्जत का कोहिनूर तो बच गया। वह अगर लौट जाता तो किस दुकान पर वापस मिलता। इतना कहकर मेरी माँ ने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। कुछ खोते खोते बहुत कुछ बच जाने का संतोष मेरे चेहरे पर भी दिखने लगा था। अपने परिवार की बड़ी बेटी थी, मुझसे छोटी मेरी बहन सोनम है। मेरे पिता एक सेठ के यहाँ मुनीम हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह हम लोगों को पाल पोष के बड़ा किया। मेरे पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह मेरी शादी रेलवे में काम करने वाले सुमित से करा दी थी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर 6 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब कोई बचत नहीं थी, क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। पिताजी मेरी छोटी बहन सोनम को बीए कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सोनम की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उसकी शादी पर एक पाई भी नहीं खर्च करना होगा। फिलहाल तो उनकी माली हालत डावाडोल थी। सोनम की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी मेरे और सुमित से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। सुमित मेरा पूरा ख्याल रखता था, हमारी तरफ से उन्हें कोई चिंता नहीं थी। सोनम की शादी में सुमित पैसा लगा देंगे, एक उम्मीद उन्हें इस बात की भी थी। असली मुसीबत, या कहना चाहिए कि मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब शादी के 3 साल तक मैं मां नहीं बन सकी और इस मुसीबत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। गनीमत यह थी कि मैं अपने पति के साथ शहर में रेलवे क्वार्टर में रहती थी। सास के ताने मोबाइल फोन पर मुझे बराबर सुनने पड़ते थे। मेरे पिता का मुझसे भी बुरा हाल था। मेरी सास तलाक की धमकी देकर पिताजी का खून सुखा देती थी। मेरी सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज न मिलने से शुरू होकर बच्चा न होने पर खत्म होते थे। मेरे पूरे मायके को अभागा, मनहूस कहा जाने लगा था। मेरी छोटी बहन सोनम को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। मेरी सास सोनम से कहती थी कि जरूर मेरी परवरिश ठीक से नहीं की गई। बचपन की गलत आदतों के चलते मैं बांझ हो गई हूँ। मेरी सास ने कानूनी सलाह भी ले ली थी। मेरी सास एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि मैं उनके बेटे को शारीरिक सुख और संतान सुख नहीं दे सकती, इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाएगा। उन्हें हर्जा खर्चा नहीं देना होगा। मेरी माँ इन बातों को सुनकर कई दिन तक कुछ भी नहीं खा सकी। वे ये सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर मुझको छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। मेरी दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे नहीं हैं और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों।
मैं और मेरे पति सुमित को डॉक्टर ने बताया कि सुमित के वीर में शुक्राणु की कमी है। सुमित के शुक्राणु को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने 2 महीने तक हर हफ्ते दवाएं दी और इंजेक्शन लगाया, पर इस उपाय का भी कोई असर नहीं हुआ। जब किसी भी डॉक्टरी का इलाज से बाप नहीं बना तो मां के बताए हुए उपाय देसी नुस्खे को अपनाया गया, पर इन सारे उपाय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पति की पगार समय पर आए या ना आए, पर मेरी माहवारी ठीक 28 दिन में आ जाती थी। हम पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की कमी बताते नहीं थे। असलियत ये थी कि मेरे पति सुमित की सेक्स में दिलचस्पी नहीं थी। मैं पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी, बिस्तर पर उनसे चिपक जाती, उनके गालों को चूम लेती, लेकिन सुमित पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमने टोटके का सहारा लिया। मंगलवार के दिन हम पति पत्नी ने कुम्हार के घर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक डोरी जिससे वह मिट्टी के बर्तन बनाता है मांग लाए। घर आने के बाद एक गिलास में पानी भरकर वह डोरी उसमें डाल दी। 1 हफ्ते तक वह डोरी उस पानी में भिगोकर रखी। अगले मंगलवार को गिलास में से डोरी निकालकर हम दोनों ने वह पानी पी लिया और इसके बाद वह डोरी हनुमान मंदिर जाकर समर्पित कर दी। उस रात हम दोनों ने संबंध भी बनाए ताकि मैं मां बन सकूं। फिर 28वें दिन जब मुझको पीरियड नहीं आया तो सुमित दौड़कर प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आया, पर यह कोशिश भी नाकाम रही। 29वें दिन खाना बनाते समय मुझको पीरियड हो गया। सुमित की बहन ने एक टोटके को आजमाया। अपने बच्चे का पहला टूटा हुआ दूध का दांत एक काले कपड़े में बांधकर काले धागे की मदद से मेरी कमर पर बांध दिया। जब तक मैं पेट से ना हो जाऊं इस धागे को किसी भी कीमत पर ना उतारने की कठोर हिदायत दी गई। दूध के दांत को कमर पर बांधे हुए भी 3 महीने का समय हो चुका था, लेकिन अभी भी मेरी कोख सोनी थी। धीरे धीरे सुमित भी अब मुझको ही बच्चा ना होने के लिए कसूरवार मानने लगा था। ससुराल पक्ष की मौसी, नानी, बुआ, ताई सभी मुझको ताने देने लगे थे। मेरे पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मरने की सोचना आसान है पर मरना आसान नहीं। कहते हैं कि मुसीबतें इंसान को बहुत ही और धोखेबाज बना देती है। इसी बीच मेरा देवर समीर 3 साल पटना में कोचिंग के बाद मेरे और सुमित के साथ रहने आया था। शहर में उसके सरकारी नौकरियों के एग्जाम थे। मुझको समीर के आने से बहुत राहत हो गई। सुमित और मेरी सास को अब मुझ पर चिल्लाने का मौका नहीं मिलता था। मेरी समीर से खूब बनती थी। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त थे। समीर के हर काम का समय तय था। सुबह 5 बजे जागना, योगासन, 2 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर में घंटों तक सोना और रात 12 बजे तक पढ़ाई में असिस्टेंट की तरह खड़ी रहती और देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देती। सुमित के घर आने के बाद उनकी मोटरसाइकिल से हम दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे। मुझको शादी के 3 साल बाद पता चल रहा था कि मैं किस गली और किस मोहल्ले में रह रही थी। शहर में कौन कौन सी घूमने की जगह थी। प्रेम को पनपने के लिए इतनी जगह बहुत है। एक दिन दोपहर को समीर के उठने का समय हो गया था। मैं उसके लिए चाय बना लाई, लेकिन उठाया नहीं बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी। उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। समीर ने एक झटके में मुझको खींचकर सीने से सटा लिया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम एक दूसरे में खो गए। अगले दिन मैं और प्रदीप नजर नहीं मिला पा रहे थे, पर हमारे बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन मैं रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी समीर ने रसोई घर में आकर मेरी कमर में पीछे से हाथ डाला और कूल्हों को सहलाया तो मैंने गुस्से में उसकी पीठ पर हल्के से चिमटे से मार दिया। उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी और जब समीर बुरा मान गया तो तुरंत ही मैंने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली। मेरा खुराफाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। एक रात मैंने सुमित को बताया कि मैं इन दिनों शिवलिंगी बीज का एक भाग और पुत्र जीवक बीज के 2 भाग को मिश्री के साथ खा रही हूँ। नंद का दिया टोटका बंधा ही है तो आज अच्छी उम्मीद है। फिर रात में देर तक मैंने सुमित के साथ भी संबंध बनाया।
ये कई दिनों तक चलता रहा, दोपहर में समीर और रात में सुमित के साथ प्यार। इस बार मेरी कोशिश रंग लाई। शाम को मैंने सुमित की पसंदीदा कॉफ़ी और पकोड़े बनाए और उसे ये खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई, तो सुमित ने मुझे ढेर सारा प्यार किया। मेरे घर वालों को जब ये बात पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। मेरी बहन सोनम भी बहुत खुश थी, उसने मुझे फ़ोन कर बधाई दी। अब मेरी सास भी मुझे प्यार करने लगी थी, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। समीर अपने एग्जाम देकर वापस पटना चला गया था। मैंने प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में समीर को वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक टोक समीर मेरे साथ रह सकता था और एग्जाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक मेरी डिलीवरी के दिन समीर का रिजल्ट आ गया। समीर को सरकारी नौकरी मिल गई। मेरे बच्चे की आंखें मुझसे मिलती थी, कान नाक ठुड्डी ससुराल के किसी न किसी सदस्य से मिलते थे। मेरे सास और मेरे पति सुमित की खुशी का ठिकाना ना रहा। समीर के लिए एक से बढ़कर एक अमीर घरों के रिश्ते आ रहे थे। बहुत सारा दहेज भी मिल रहा था, लेकिन समीर ने लड़की देखने से साफ मना कर दिया। मेरा और समीर का प्यार ऐसे ही छुप छुप कर चलता रहा। फिर मैंने समीर को अपनी बहन सोनम से शादी के लिए मना लिया। सोनम को भी इसी शहर में नौकरी मिल गई है। हम दोनों परिवार एक साथ बहुत प्यार से रहते हैं। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। मैं दिल से समीर की आभारी थी, जिसने मेरी जिंदगी उजड़ने से बचा ली थी। एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वो लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। वो लड़की देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उससे अकेला कोई सफ़र करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाले लोग नहीं है। इतने में वहाँ उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ गया था टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखी वह लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ा भी टूट गई थी। वो लड़की जैसे ही बेटी को अपने पास आती देख रहे थे वैसे वैसे ही घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर यह मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वह लड़की टिकट चेक करने वालों को देखकर ऐसे काम पर ही थी जैसे उसके पास टिकट हो ही ना हो। जैसी टिकट चेक करने वाले उस लड़के से पूछता है कि टिकट दिखाओ, तभी वह लड़की गुमसुम और मधुर आवाज में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दीबाजी में घर में पैसा भी भूल चुकी हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते हैं कि अगर आपने टिकट नहीं लिए तो आपको 300 रुपये फाइन देना होगा। ये देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों से आंसू बहने जैसे लग रहे थे। मतलब कैसा मालूम हो रहा था कि वो लड़की कुछ देर में रो देती है। फिर उसके बाद वह लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट जरूर कटा लेती, मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैंने टिकट नहीं ले पाई है। उसे बहुत किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझाकर वह लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वालों को भी उसका भी पर दया आ जाती है और वह पूरी सफ़र तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहाँ पास के बैठे ऊपर वाली सीट से मैं ये सब उन सभी नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह लड़की सोने ही वाले थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए तो उस लड़के से मैंने पूछ ही लिया था। मैंने उस लड़के से पूछा था कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है।
वह लड़की घबराए और कहती है कि मैं जल्दीबाजी में घर से निकल गई हूँ, जिस कारण से मैं पैसे लेना उसी भूल गई हूँ। उसके बाद मैं उसे 500 रुपये अपनी जेब से निकाल कर उसे देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वह लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारा पैसों का बहुत जरूरी है, इसके बिना तुम भूखे रहोगे और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वह लड़की पैसे ले लेती और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतजाम करके आपको उन पैसे को भेज दूंगी। उस बहुत लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह में 2 बजे पूरा हो जाती है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से ज़्यादा तो देखा कि वह लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उस पर एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी उसी लड़के के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरी प्यारी हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज नहीं उतार सकती है। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उसे चिट्ठी पर नीचे मिलने के जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था। यह देख मुझे रहा नहीं गया था। मैं उस दिन का इंतजार करने लगाता हूँ जिस दिन यह वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊंगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकार क्यों थी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने उनकी मदद की थी मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वह लड़की भूल तो नहीं गई है, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती है। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय पर इस समय की व्याख्या उसने अपनी चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की पहले से उसी स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके थे क्या, तो वह लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी, मुझे लगा था कि तुम जरूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो के और आपके बारे में बताकर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता है, लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्द ही करवाने का हमारे माता पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। दोस्तों, मेरी सगी चाची के बारे में आप सब जानते ही हो, वो कितनी सुंदर है। चाची की खूबसूरती देखकर हर कोई उसका दीवाना बन जाए। एक बार मेरी चाची की अम्मा की अचानक तबीयत खराब हो गई और चाची को अपने घर जाना था। मेरे चाचा का कुछ पता नहीं रहता वो पीकर कहाँ पड़े थे। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा तू चाची को घर छोड़कर आ जा, नानी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है और मैं तैयार हो गया। चाची ने एक बैग लिया और बाइक लेकर हम दोनों आ गए। दोपहर के 3 बजे हम चाची के घर पहुंच गए। नानी का इलाज करवाने में शाम हो गई। चाची ने मम्मी को फ़ोन किया, दीदी राज आज रात यहीं रुक जाएगा। मम्मी ने कहा ठीक है, देख लो अगर अम्मा की तबीयत ठीक न हो तो राज को रोक लेना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। शाम को हमने खाना खाया और मैं दूसरे रूम में सोने चला गया। नानी के घर में 2 कमरे हैं, एक में नानी और चाची लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं हॉट कहानी पढ़ने लगा और अपना सहलाने लगा।
मैंने अपना सारे कपड़े उतार दिया था और अपने काम में लगा था। थोड़ी देर बाद चाची आ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। चाची ने एकदम से मेरे पकड़ लिया। मैं हड़बड़ा गया। मैंने पूछा, आप यहाँ? वो बोली, अम्मा दवा खाकर सो गई है। मैंने कहा, वो जाग गई तो? चाची बोली, मैंने अम्मा को बोल दिया कि मैं राज के कमरे में सो जाऊंगी। अब चाची ने अपनी सारे कपड़े उतार दी और मेरे बिस्तर पर आ गई। मैं पहले से बिना कपड़े के था और अब चाची ने मेरे को सहलाना शुरू कर दिया। मैंने अपना फ़ोन टेबल पर रख दिया और चाची के साथ देने लगा। चाची ने अपने मुंह में डालकर चूसना शुरू कर दिया। मैं झटके लगाने लगा, अब चाची के गले तक जाने लगा। कुछ ही देर बाद मैंने चाची की नीचे के कपड़े उतार दी और चाची को लिटा दिया। हम दोनों एक दूसरे के अंगों को चूमने लगे। हमें रोकने वाला कोई नहीं था। मैंने चाची को नीचे लिटा दिया और ऊपर चढ़कर घुसा दिया और अंदर बाहर करने लगा। अब चाची अपनी उठा कर मेरा साथ देने लगी। आज की रात हम दोनों की रात थी। अब मैंने चाची की एक टांग उठाकर करना शुरू कर दिया। अब मैं भी जोश में आ गया और तेज तेज झटके लगाने लगा। हमने पहले भी की थी लेकिन घर में डर रहता था। आज हम बिंदास होकर का पूरा मज़ा ले रहे थे। अब चाची ने अपनी टांग चौड़ी कर दी और पलंग के नीचे झुककर खड़ी हो गई। मैं पीछे से अपना डालकर करने लगा। थोड़ी देर बाद चाची ने छोड़ दिया। चाची की सिसकारियां तेज हो गई थी। अब मैंने अपने को तेजी से अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। फच फच की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। हम दोनों अब ये भी भूल गए कि बगल के कमरे में नानी सो रही थी। एक बार फिर चाची से ने की पकड़ मजबूत कर ली और मेरा भी एकदम से रफ्तार में आ गया। मैं चाची की मसलते मसलते झटके लगाने लगा। अब दोनों तरफ से बराबर झटके लगने लगे थे। एकदम से चाची भतीजा दोनों के शरीर अकड़ गए और एक साथ छोड़ दिया। मैं चाची के ऊपर गिर गया। मेरा अब तक चाची के अंदर घुसा हुआ था। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। चाची ने चूस कर साफ कर दिया। चाची ने चादर ओढ़ ली, नानी के रूम चली गई। थोड़ी देर बाद चाची आए और बोली, राज, अम्मा पर दवा का असर है, वो गहरी नींद में सो रही है। ये सुनकर मैंने चाची को अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों को चूमने लगा, उसकी बदन दबाने लगा। मैंने उसकी दूध भी मुंह में लेकर खूब पिया। अब चाची ने अपनी कपड़े खोल दी और लेट गई। मैंने देर ना करते हुए अपनी जुबान नीचे में लगा दी। मैं चाची की चाटने लगा, उसमें जीभ घुसा करने लगा। हम दोनों गर्म हो गए थे। मैंने चाची को अपने ऊपर बैठने को कहा, वो झट से बैठ गई। पूरा आसानी से अंदर चला गया। चाची अपनी कमर ऊपर नीचे करने लगी। पलंग से आवाज आने लगी और चाची उछल उछल कर करने लगी। मैंने चाची को घोड़ी बनाया और करने लगा। चाची की दोनों को पकड़कर करने लगा। अब मैं जोश में आ गया और तेजी से अंदर बाहर करने लगा। चाची अपनी आगे पीछे करने लगी। चाची ने पानी छोड़ दिया। अब मैं अपनी रफ्तार से करने लगा। थोड़ी देर बाद चाची की चीख निकल पड़ी। आज चाची बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। मैं चाची के ऊपर चिपक कर सो गया। सुबह अचानक चाची की नींद खुली तो उसने मुझे जगाया। फिर हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। वहां से आकर दोनों किस करने लगे और एक दूसरे के बदन को सहलाने लगे। अब चाची ने चूसना शुरू कर दिया और हमने मसलना शुरू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को पागलों के जैसे चूमने लगे। मैंने दूध मुंह में भर लिया और पीने लगा। अब चाची ने कहा, राज, आज तुम मुझे अपनी गोद में उठा करो। मैंने चाची को गोद में उठाया करने लगा। सुबह अचानक से नानी की आवाज़ आई तो मेरी नींद खुली। हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेटे हुए थे। मैंने चाची को जगाया। नानी ने फिर से आवाज़ दी। मैंने अपनी कपड़े पहन ली और नानी के पास चला गया। थोड़ी देर बाद चाची भी आ गई। फिर चाची ने सबको चाय पिलाई और हम सब अस्पताल पहुंच गए। वहां नानी का इलाज करवाया। शाम को घर आकर खाना खाया और नानी के सोने के बाद चाची मेरे पास आ गई। उस रात भी हमने 4 बार जमकर की और अगले दिन 10 बजे मैं घर के लिए निकल पड़ा।
इस तरह मैंने अपनी चाची को उसके मायके में 2 रात जमकर किया। कोलकाता जैसी भीड़-भाड़ शहर में एक लड़का घूमने के लिए कुछ दोस्तों के लिए और कुछ दोस्तों के साथ कुछ ऐतिहासिक जगहों को घूमने के लिए जाता है। कोलकाता पहले कभी नहीं किया था। वह पहली बार कोलकाता शहर में अपने कुछ सपने को लेकर तथा उसे जीने के बहाने अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकलता है। वह मौका था दुर्गा पूजा का। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोलकाता में तथा बंगाल में दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तभी उनके सभी दोस्तों ने कहा कि चलो कोलकाता का दुर्गा पूजा भी देख लेंगे और साथ में कोलकाता शहर भी घूम लेंगे। जैसे ही कोलकाता में घूमने के बारे में सभी तभी हुआ लड़का भी पूछता है कि अच्छा बताओ कोलकाता में ऐसी क्या क्या चीज़ है घूमने के लिए। अभी उसका दोस्त कहता है कि कोलकाता में घूमने के लिए चिड़ियाघर है, कोलकाता में घूमने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल है, वाटर पार्क है और दीघा बीच है जहां हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। फिर सभी लोग कोलकाता के लिए निकल पड़ते हैं। वह लोग 3 दोस्त थे, साथ में एक दोस्त जिसका नाम सोनू था। बाकी सभी दोस्त कोलकाता कई बार घूमने के लिए गए थे, लेकिन उस सोनू पहली बार कोलकाता घूमने के लिए जा रहा था। सभी दोस्त कोलकाता पहुंचने के बाद वहां उन्होंने खाना पीना तथा नाश्ता किया। फिर घूमने के लिए टैक्सी किया और घूमते घूमते बहुत सारा जगह घूमा। शाम के करीब 3 बजे बज रहे थे। तभी सब दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि चलो अब हम लोग वाटर पार्क भी घूमते हैं। इससे पहले सोनू कभी वाटर पार्क घूमने नहीं गया था। आपको बता देगी वाटर पार्क में बहुत सारे पानी होते हैं जिसमें खेलकूद और मस्ती करते हैं। सोनू भी उसी में टिकट कटा कर खेलकूद करने लगे थे। वाटर पार्क में गर्मी का मौसम था, गर्मी बहुत तेज हो रही थी। इसी कारण से उन तीनों लड़कों साथ में सोनू को भी वाटर पार्क से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। वाटर पार्क में नहाते नहाते सोनू और उसके दोस्तों को 5 बजे बज चुका था। उसके बाद वाटर पार्क में एक लड़की आती है नहाने के लिए। वह भी अपने दोस्तों के साथ नहा रही होती है और अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती कर रही थी वाटर पार्क में। इतने में हुआ लड़की पीछे से कह सकता आया और सोनू के शरीर में चिपक गया था, जिसे वह लड़की सोनू से टकराती है। सोनू पीछे घूमता है तो देखती है एक लड़की उसके शरीर से टकरा गई है। तभी सोनू कहता है कि खैर कोई बात नहीं, चलो ऐसा होते रहता है। लड़की भी माफ़ी मांगी और कहती है कि मैं पीछे पीछे आ रही थी, मैंने नहीं देखा, आपसे टकरा गई, इसके लिए सॉरी। उसके बाद सभी लोग फिर वाटर पार्क में नहाने लगते हैं। लड़के भी और उनके दोस्तों के साथ सभी नहावा कर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही सोनू और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं वैसे वही लड़की लोग भी बाहर निकलती है। अब सोनू और उससे दोनों से मुलाकात होती है। वह लड़की कहती है कि मैं आपसे टकरा गई थी, उसके लिए मैं गलती मानती हूँ। कभी सोनू करता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो उस दुर्घटना को कब का भूल चुका हूँ। तभी वह लड़की कहती है एक ही अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं अब तो बिहार जा रही हूँ, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? कभी सोनू कहता है कि नहीं, मेरा भी घर यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं भी रात की ट्रेन से घर जाने वाला हूँ। दोनों में अच्छी खासी बातचीत होती है। दोनों वहां से टैक्सी लेते हैं सभी दोस्तों के साथ और वह लोग फिर हावड़ा स्टेशन पहुंच जाते हैं घर जाने के लिए। जैसे ही सभी लोग हवाई स्टेशन में पहुंचते हैं सभी लोग टिकट खरीदने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। तभी वह लड़की और सोनू अकेले हो जाते हैं और वह प्लेटफॉर्म को ढूंढे ढूंढे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब तो सोनू और वह लड़की बस एक साथ 2 ही लोग हैं, बाकी सभी लोग इधर उधर गुम हो गए थे। फिर दोनों ने कहा कि शाम हो चुकी है, ट्रेन रात 10 बजे है, चले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, वरना ट्रेन में कुछ खाने पीने की नहीं मिलेगा तो रात भर भूखे ही रहना पड़ेगा। वह लड़की भी कहती है कि ठीक है, चलो हम लोग कुछ खाते हैं। वह दोनों खा पीकर स्टेशन आती है और ट्रेन का इंतजार करती है। ट्रेन आती है और दोनों ट्रेन के डिब्बे में चढ़कर बैठ जाती है।
हवाई स्टेशन पर ट्रेन करीब 1-1.5 घंटा पहले ही आ चुकी थी। ट्रेन में लाइट भी नहीं था और दरवाजा खुल चुका था। सोनू और वह लड़की दोनों ट्रेन में चढ़ जाती है और एक सीट पर बैठ जाती है। फिर दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। रात हो जाते हैं, ट्रेन चलने लगती है। आपके करीब 11 बजे टिकट चेक करने वाला आता है और कहता है कि तुम दोनों टिकट दिखाओ। हालांकि दोनों के पास टिकट मौजूद नहीं था। उसके बाद सोनू टिकट चेक करने वालों को कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है, ऐसा कीजिए आप मेरा एक टिकट बना दीजिए और एक इनका टिकट भी बना दीजिए। लेकिन टिकट चेक करने वाले कहता है कि यहाँ आजू बाजू में कोई भी सीट खाली नहीं है, मात्र की एक सीट बची हुई है। फिर दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। रात हो जाते हैं, ट्रेन चलने लगती है। आपके करीब 11 बजे टिकट चेक करने वाला आता है और कहता है कि तुम दोनों टिकट दिखाओ। हालांकि दोनों के पास टिकट मौजूद नहीं था। उसके बाद सोनू टिकट चेक करने वालों को कहता है कि मेरे पास टिकट नहीं है, ऐसा कीजिए आप मेरा एक टिकट बना दीजिए और एक इनका टिकट भी बना दीजिए। लेकिन टिकट चेक करने वाले कहता है कि यहाँ आजू बाजू में कोई भी सीट खाली नहीं है, मात्र की एक सीट बची हुई है। सीट एक है मेरे पास और तुम लोग 2 आदमी हो, जल्दी बताओ किसको सीट चाहिए, उसको मैं बना देता हूँ। तभी वह लड़की कहती है कि आप ही बना लीजिए, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। फिर सोनू कहता है कि मैं तो लड़का हूँ, कहीं भी बैठकर सुपर जा सकता हूँ। आप तो लड़की हो, अच्छा से जाओ, सीट लेकर सो जाओ। लड़की सीट पर जाकर सो जाती है और वहां जाने के बाद लड़की कहती है कि यहाँ तो बहुत सारा जगह है, तुम भी आ जाओ, हम दोनों बैठकर एक साथ पूरी रात गुजार लेंगे। लड़का बहुत थका हुआ था दिन भर घूमने के बाद, मतलब कि सोनू भी थका हुआ था दिन भर घूमने के बाद और वह भी सीट पर आराम करना चाहता था। जैसे ही वह लड़की बुलाती है तो सोनू तुरंत ही ऊपर चला जाता है सीट के ऊपर और बैठ जाता है। अब बैठे बैठे दोनों को नींद आने लगती है। रात के करीब 1 बजते हैं। दोनों आराम से बैठकर सफ़र कर रहे थे। तभी वह लड़की कहती है कि सीट तो बहुत ज़्यादा खाली है, तुम एक साइड सर कर सो जाओ, दूसरे सेट सर करके मैं सो जाती हूँ। दोनों ऐसा ही करता है और सो जाता है। सोते सोते सुबह हो जाती है और दोनों अपने घर की तरफ ट्रेन से गुजर जाती है। सबसे पहले लड़की की मंजिल पहुंच जाती है, वह ट्रेन से उतर जाती है और लड़का का मोबाइल नंबर लेकर जाती है। उसके बाद दोनों में खूब बातचीत शुरू हो जाती है और दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। फिर एक बार दोनों आपस में मिलते हैं और दोनों के घर वालों को भी जानकारी दिया जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। मैं रचना हूँ। अभी अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति सूरज एक बड़े शहर में आए गए हैं। हम 2 ही लोग हैं। एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ दिन ही हुए हैं। तभी मेरे पति एक 18 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए। कहा कि गरीब है, इसे काम को जरूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है, हम दोनों के बीच में अकेली कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला ये यही रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला ठीक है, किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर ये लड़की कौन है। लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाजा मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहते हैं। मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं है। मैंने बाथरूम देखा, वो वहां भी नहीं थे। दरवाजा के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बैग और बाहर मैन डोर से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या। थोड़ी घबराहट भी हुई, अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे।
साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई, वो लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले कि वो आज वो शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं, मुझे कहा कि आपको बता दे। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो ये लड़की वो अचानक ले आए, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। ये पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, राखी। उसके पास फ़ोन भी था और अब वो वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आए गया। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करो, और मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया, मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वो वहां से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुंची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैं उसके पीछे थी। दरवाजा खुला और खुलते ही वो लिपट गई उसकी माँ से जोर से। माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाजा बंद करना भी भूल गए। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि परेशानी क्या है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर। मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। माँ बोली कि इसके पिता साहब ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे, अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता था। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर को ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सूरज बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसका कारण बंद आ रहा था। मुझे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं उनके घर आई हूँ। सूरज बोला, हाँ मैं रात में तुम्हें बताने वाला था पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने। लड़की को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ज़्यादा प्यार करने लगी। उससे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों की पहली मुलाकात नहीं है। मैंने राजेश से पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो? वो बोले कि हाँ देखी सी लग रही है, शायद यही बिल्डिंग में काम करती होगी, आते जाते देखा होगा। मैंने भी सोचा हाँ हो सकता है। उनके जाने के बाद मैंने राखी से बात की।
पूछा कि पहले इस बिल्डिंग में कहाँ काम किया है। वो बोली नहीं मैडम, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। राखी फिर मुझसे पूछती है, मैडम यह आपके पति है? मैंने बोला हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो बोली नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस ऐसी ही पूछा। अगले दिन राखी काम पर आई। मैंने रात तक कुछ काम किया तो मेरी नींद देर सी खुली। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। राजेश उठकर तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली तो राजेश कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर किचन की ओर गई। मैं दरवाजे पर गई तो जो मैंने देखा वो मैंने सोचा नहीं था। राजेश गुस्से में थे और राखी उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उन दोनों ने अभी मुझे नहीं देखा था। मैंने वहीं खड़े होकर उनकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन उसी पल राखी की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो फिर अपने काम में लग गई। राजेश मुझे देखकर मेरे पूछे बिना ही बोले कि मैं यहाँ ये देखने आया था कि नाश्ता बना कि नहीं, ऑफिस में लेट ना हो जाओ। मेरे मन में अब शक आ गया था कि कुछ न कुछ बात तो है जो ये दोनों छिपा रहे हैं। मेरा मन अब कई तरह के विचार सोचने लगा। राजेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने अब राखी से पूछा, क्या बात कर रहे थे वो तुमसे? उसने कहा मैडम कुछ नहीं। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि उसे नौकरी से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसे निकाल दूंगी तो पता कैसे चलेगा कि बात क्या है। मैं दिन भर यही सोचती रही। सोच रही थी कि उनसे सीधे सीधे पूछ लेती हूँ। शाम को वो घर आए। हम बैठकर एक साथ खाना खा रहे थे। राखी किचन में खाना बना रही थी। मैंने ऐसे ही कहा कि दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया है। कैसा खाना बनाया है? राजेश राखी के सामने ही कहने लगे, नहीं ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही खाना बनाती रहना। मेरे पति यह क्या कर रहे थे? एक नौकरानी की इतनी तरफदारी। रात मैंने फिर सोचा कि उनसे पूछूं, लेकिन मुझे पता था कि वो फिर यही कहेंगे कि कुछ नहीं। रात को ही मैंने सुबह के बारे में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंख बंद करे लेटी रही। राजेश उठकर तैयार हो रहे थे। मुझे लगा था कि आज भी शायद ये किचन में जाएंगे, और वैसा ही हुआ। वो किचन में गए। मैं भी चुपके से उनके पीछे गई ये देखने की आज राजेश क्या करने वाले हैं। राजेश ने आज भी कुछ किया। आज राजेश राखी को रुपए दे रहा था। मेरे घर में यह क्या हो रहा था? 3 दिन में इस नौकरानी ने मेरे पति पर ऐसा क्या जादू चला दिया। मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना था। उस शाम राजेश घर आए। घर आने के बाद उन्होंने कहा कि राखी को बोलो कि चाय बना दे। मैंने कहा कि चाय मैं बना देती हूँ। वो बोले कि क्यों वो नहीं आई। मैंने कहा कि आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैंने उसे काम से निकाल दिया, अब नहीं आएगी। राजेश बोले क्या, क्यों, कुछ किया क्या उसने? मैंने कहा हाँ, उसने पैसे चुराए थे। राजेश बोले कि अरे उसने चुराए नहीं थे, मैंने दिए। बस यही मैं सुनना चाहती थी। मैंने बोला क्यों, अपने क्यों दिए? वो भी इतने पैसे किस बात के लिए? कौन सी बात नहीं बोलने के पैसे आप उसे दे रहे थे? राजेश बोले तुम पागल हो गई हो? तुम पूछ रही थी कि मैं उसे जानता हूँ या? तो सुनो, राखी की एक लड़की है, करीब 7 साल की। वो रोड पर खेल रही थी। मेरी कार से टकराते हुए बची, लेकिन वो डर कर गिर गई। राखी का पति शराबी है। उस दिन वो मुझसे लड़ने आया। राखी भी उसके साथ थी। भीड़ जमा हो गई थी। वो मुझसे बिना बात पैसे मांगने लगा। उस समय राखी ने भी उसका साथ दिया। नशे में वो कुछ भी कह रहा था, इसलिए मैंने बात को खत्म करने के लिए उसे पैसे दिए। राखी को देखती ही मैं पहचान गया था।
वो मुझसे कह रही थी कि उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने पति का साथ दिया। अब वो उसके पति से अलग रहने लगी और उसकी माँ और बच्ची की जिम्मेदारी उस पर है। इसलिए वो कह रही थी कि उसे नौकरी से मत निकालना, मैडम को वो बात मत बताना, नहीं तो मुझे भगा देंगी। इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सके। उसकी आंखों में मुझे ईमानदारी लगी और तुमने उसे निकाल दिया। ये काम उसके लिए सहारा है लड़ने का, भूख से, गरीबी से। वो मेहनत कर रही है, कुछ गलत काम नहीं कर रही है। मुझे उनकी बात सुन बहुत अफसोस हुआ। मुझे ना वो सब सोचना चाहिए था, ना उसे काम से निकालना था। मैंने कहीं से उसका नंबर मांगा और फिर उसे काम पर बुलाया। जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मुझे माफ कर दो। राखी अभी भी हमारे यहाँ है, बहुत मन लगा कर काम करती है। उसकी बच्ची भी आती है, बहुत प्यारी है। भगवान मेहनत करने वाले के साथ है। मेरा नाम प्रियंका है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की एकलौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है, पैसों की कोई कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ रहती थी। मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे से जी रही थी, लेकिन उस एक दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों से एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो ज्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रहे हो, क्यों जाना है, इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने पापा को ये बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राइवरों की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया मुझे पता नहीं था। शायद मैंने उसे मारा था, इस बात का बदला उसे लेना था। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ, कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। मैंने कहा कि तुम पागल हो, मेरे पिता तुमसे शादी करवाएंगे। और शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम ये बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाता हूँ। उसने अपने मोबाइल में हमारी शादी की तस्वीरें दिखाए। वो सच बोल रहा था। मैं उसके साथ मंडप पर बैठी थी, मुझे होश नहीं था। और मेरे पिता भी मेरा कन्यादान करते उस तस्वीर में थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा नहीं हुआ कि मेरे पिता, जो मुझे इतना प्यार करते थे, वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पिता के पास गई। पापा को कहा कि पापा ये सब क्या है, यह कोई नाटक है। इस ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि वो मजबूर है। मैंने कहा मजबूर? हम मजबूर हैं, इतने बड़े होने के बाद भी इसकी क्या औकात है, हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? वो बोला कि जबान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने बोला अब मैं इस शादी को नहीं मानती। ये कैसी शादी, यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। वो बोला कि मर्जी तुम्हारे बाप की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। वो बोला चलो अब मेरे साथ। मैंने कहा चलो कहाँ, यह मेरा घर है। वो बोला नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और अब तुम मेरे साथ रहोगी। अगर नहीं मानी तो ये तस्वीर मीडिया में वायरल हो जाएगी। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी, लेकिन कोई उसे नहीं रोक रहा था। मेरे पिता भी जैसे भूत बन गए थे। पर क्यों मैं रो रही थी और वो मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जा रहा था।
मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर में ले गया। घर नहीं, पिंजरा था, एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा कि यही अब मेरा घर है, यहीं पर रहना है और खाना है। पास में भी बहुत सारे कमरे थे, उनमें भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता नहीं था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा कि भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह लेगा मुझे पता नहीं था। मैंने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो बोला ठीक है, मैं कहीं खा लूंगा, तुम फिर भूख ही रहो। वो इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा कहाँ जाऊंगी, मेरे घर जा नहीं सकती। मैं वहीं बैठी रोती रही। धीरे धीरे शाम हो गई थी। मुझे भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैं मेरे कमरे की चौखट पर बैठ गई और रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोते देखा और कहा क्या हुआ। मैंने कहा भूख लगी है। वो बोली इतनी सी बात। उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी दाल मुझे दी। उस खाने को मैंने खाया। मैंने हर तरह के पकवान खाए, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, लगा जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। फिर रात हो गई थी, वो वापस आया। आते ही उसने कमरे का दरवाजा लगा लिया। मुझे डर था कि वो कहीं मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल से एक कमरे में, वो भी एक अजनबी के साथ। मैंने सोचा कि अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उस रात सोई नहीं और सुबह उसके उठने के पहले मैं कमरे से भाग निकली। फिर मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया। बोला कि तुम्हारे पापा का फोन आया था कि अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई कि मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं वापस वही लौट आए। मुझे वापस देखकर वो बोला क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं इसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी। कोशिश करके जैसा तैसा बनाकर मैं खाना खा लेती थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई, और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर थी। सामने मेरे पापा थे। उन्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले बेटा मैंने तुझे कितना समझाया, लेकिन तू नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस माहौल में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैंने ये सब बनाया है। तुम्हें ये सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कद्र नहीं रह गई। तुम शराब के नशे में रहती हो। हमारे घर जो काम करते हैं तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती हो। कितने लोगों को तुमने मुझसे छिपा कर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या होती है, कैसे परिवार चलता है? शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाए होगी। ये ड्राइवर नहीं, आर्यन है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रतन का बेटा। ये तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया तो वो समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खोल सके। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई थी उस रात भी तुम नशे में घर आई थी। पैसे और जिंदगी की कद्र करो, सबके नसीब में यह नहीं होता है। ये सब मेरे लिए था, मुझे सिखाने के लिए, और सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गई। मैं एक नई इंसान बन गई। आर्यन ने भी मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है।
पिता की यह सीख मुझे एक नया इंसान बना गई। तो मेरे बेटे की शादी मैंने मुश्किल से की। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उसी से। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी साधी लड़की से करवा दी। लड़की का नाम सुधा है। मुझे पता था कि वो लड़की मेरे बेटे और इस घर के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने उस लड़की शादी मेरे बेटे से करवा दी। सुधा हमारे घर में आई। लड़की घरेलू थी, बड़ों का सम्मान और घर का काम करती थी। अभी 10 ही शादी को हुए थे, लेकिन मुझे लगने लगा कि मैंने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करवा कर अच्छा किया। मेरा बेटा राजीव भी खुश ही लग रहा था, लेकिन उस रात के बाद मेरी यह सोच बदल गई। एक रात करीब 2 बजे मेरे बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी। ये चीखें मेरी बहू की थी। मैंने थोड़ी देर तक सुना, फिर वो चीखना बंद हो गया। राजीव के पिता मेरे पति को ये सब सुनाई दिया था, लेकिन फिर हमने उन्हें रात में पूछना उचित नहीं समझा, इसलिए दरवाज़ा नहीं खटखटाया। सुबह मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी रात को कौन चीख रहा था। मैंने उसकी बात काट दी, कहा कि कोई नहीं, शायद कोई बाहर से चीख रहा था। मेरी बहू का स्वभाव उस दिन से बदल गया। वो चुप थी सारा दिन। मैंने सोचा शायद पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी, इसलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। अगले रात फिर 2 बजे वही हुआ। मेरे बेटे के कमरे से फिर चीखने और रोने की आवाज़ आने लगी। इस रात वो आवाज़ करीब 10 मिनट तक चली। मेरी बेटी उठ गई और उसने हमारे कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो वो बहुत डरी हुई थी। बोली, मम्मी यह क्या है? भाभी रोज रात को रोती और चीखती क्यों है? क्या होता है? कमरे के अंदर चलो, अभी दरवाज़ा खुलवाते हैं। मैं दरवाजे के पास जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया, कहा कि रुको, अभी बात मत करो, कल सुबह दोनों से बात करते हैं। उस रात को मेरा सोना मुश्किल हो गया था। सुबह मेरी बहू जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। मैं सुबह अपने बेटे के कमरे में गई। उससे पूछा, क्या बात है, रात को बहू रोती क्यों है? उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। बोला, कुछ नहीं। उसकी बातों से और आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। उन्होंने भी उससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलकर घर से बाहर चला गया। मैंने मेरी बहू से पूछा, वो कुछ काम कर रही थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में ठीक से सोई नहीं है। आंखें साफ बता रही थी। मैंने उसे पूछा, क्या हुआ, तुम रात को रो क्यों रही थी? वो बोली, रो रही थी कब? नहीं, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। आप क्या बात कर रही है? उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था, ये बात या तो मेरी बहू जानती थी या बेटा, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ है जो ये दोनों छिपा रहे हैं। लेकिन क्या? अब जब भी रात आती मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता। बहू जोर से चीखती और रोती। मेरे मन में कई सवाल थे, क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे मेरे घर में वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी बहू रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े कहीं भी जा रहे थे, उसे कुछ होश ही नहीं था। बाल खुले थे और वो घर के चौक में आकर बैठ गई। जोर से चीखने और रोने लगी। हम सभी घर वाले बाहर आ गए। मेरा बेटा भी कमरे से डरा हुआ बाहर आया। बहू की ऐसी हालत देखकर हम सभी डर गए थे। मैंने मेरे बेटे से पूछा कि ये क्या है? वो बोला, बस माँ देख लो, ये रोज रात 2 बजे ऐसी ही किया करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता। सुबह जब उसे पूछता हूँ तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया।
बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो मेरा बेटा उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। मैं सोच रही थी कि ये क्या है। मैंने मेरे बेटे को कहा कि तू उसे उसके घर छोड़ आना, सुबह मैं उसकी माँ से बात करूंगी। सुबह होते ही मेरा बेटा उसे कुछ बहाना करके उसके घर छोड़ आया। मैंने उसकी माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा कि ये क्या बोल रहे हैं, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। मैंने जो सोचकर राजीव की शादी उससे की थी वैसा हो नहीं सका। बहू को छोड़े अब 20 दिन हो गए थे। इस दौरान उसके घर से फोन आता रहा लेकिन मैं टालती रही। मेरा बेटा भी कह रहा था कि मेरे वो दिन कैसे निकले हैं मैं ही जानता हूँ। मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो क्या करोगी। मैंने उस पर फिर ज्यादा दबाव नहीं डाला, पर मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी। अब मेरे घर में कोई नहीं चाहता था कि वो वापस आए। इन्हीं सब बातों में 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक ही मेरी बहू अपने सामान के साथ वापस मेरे घर आ गई। वो आते ही मुझसे कहती है, मां जी मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही है, लेकिन सच क्या है यह आपको पता नहीं। उसकी बातों से मुझे लगा कि कुछ है जो वो बताना चाहती है। मेरा बेटा घर आया और उसे देखकर गुस्सा हो गया। कहा, ये यहाँ वापस आ गई। मैं अब यहाँ इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। मेरी बहू ने उसी समय कहा, क्यों, सच सामने आ जाएगा इसलिए डर रहे हैं। बताइए सबको सच क्या है। मैं उस तरह से क्यों किया करती थी। बेटा बोला कि क्या सच? सच यह है कि तुम पागल हो और रोज रात उस तरह से करती हो। बहू बोली कि मां जी आज अगर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है तो वो और कोई नहीं, मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर मेरी बहू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली कि आपके बेटे ने मुझे पहली रात से यह नाटक करने को कहा था लेकिन मैंने नहीं माना। वो कहते हैं कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे। उनको कहा, अगर ऐसे मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। पहले मैंने बोला कि यहाँ सबके साथ अच्छा है, लेकिन फिर जब वो मुझसे बात नहीं करते थे तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी और फिर मैंने जब सब नाटक किया तो इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। मुझे आप सभी की नज़रों में पागल और न जाने क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मैं उनका वहाँ मेरे घर इंतज़ार कर रही लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मुझसे झूठ बोला है। यह मुझे अपनी ज़िंदगी से भगाना चाहते थे। मैं इस बात को समझ गई। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सभी के सामने आ जाए। मुझे बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। मेरा बेटा बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो, मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था और इस गांव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि ये भी यहाँ से चली जाए। तुम परेशान हो, सोचो कि यह मैंने क्या किया। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मैंने मेरे बेटे को कहा कि बेटा तुझे इस घर में रहना है या नहीं इसका फैसला तू कर ले। मेरी बहू इस घर में ही रहेगी और जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तू इस तरह की साजिश कर सकता है, वो भी सिर्फ अपनी माँ से बदला लेने के लिए। एक भोली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है, पर बेटा जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। सोच ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी। तू बहुत बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी, मैंने अपने बेटे के लिए हीरा चुना था।
लेकिन शायद मेरा बेटा ही उसके लायक नहीं था। मैंने मेरी बहू को प्यार से गले लगाया। मेरा बेटा भी कहीं नहीं गया। थोड़े समय तक जरूर नाराज रहा, लेकिन मुझे पता था उस लड़की से कोई प्यार किए बिना कैसे रह सकता था। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।